हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि परमाणु चैप्टर का है। नाम है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या या बोर्ड की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। तो इस टॉपिक में जो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि बोर्ड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनको अस्थायी कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। तो जिन भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी, उनका त्रिज्या का मान कैसे निकाला जाएगा, उसी के लिए हम लोग इस टॉपिक में व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ कि माना कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग भी है। आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन परमाणु बना हुआ है, यह नाभिक है, इसकी त्रिज्या r है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, v वेग से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब है आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा है नाभिक की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। बोर्ड साहब ने भी कहा था कि अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, तो स्थित वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। यानी कि इधर की तरफ जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ये दो आवेश है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है इलेक्ट्रॉन, इस दोनों आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नाभिक द्वारा लगने वाला बल कौन कितना होता है, तो 1/4πε0 e²/r²। ये किसके लिए अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। नहीं तो यहाँ ZE² होता है। क्या होता है, जैसे अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल बराबर 1/4πε0 इंटू ZE²/r। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था ये ZE²/r था ना, तो वही यहाँ पे भी है ZD²/r। लेकिन यहाँ Z का वैल्यू 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यह किस परमाणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की। तो इसमें एक ही प्रोटॉन होता है ना, इसलिए यहाँ Z का वैल्यू कितना हो गया 1। तो 1 यहाँ डाल दिए हम लोग, तो 1 डालेंगे तो फिर सीधे E² रह जाएगा और FC का वैल्यू होता है mv² अब ये देखिए, ये R से R² कट गया। अब बचा क्या, mv² बराबर 1/4πε0 E²/r। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बोर्ड का जो कोणीय संवेग का मान था, हम लोग पढ़े थे कि बोर्ड के अनुसार कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो कोणीय संवेग कैसे निकलता है, तो एक होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग होता है v × r, और सॉरी रेखीय कोणीय वेग होता है। एक क्या होता है, कोणीय वेग, उसको कहते हैं v × r। और एक होता है कोणीय संवेग, है ना, तो वो होता है mv × r, है ना। तो mv × r आप देख सकते हैं, mv × r। रेखीय संवेग तो mv होता है और कोणीय संवेग mv × r। रेखीय संवेग mv में त्रिज्या से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज। तो h/2π का पूर्ण गुणज n हो गया, जहां n का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो 1 2 3 जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप यहां से देखिए, m और r को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और v बराबर क्या आ जाएगा, nh/2πmr। अब ये v का मान जो है, v का मान इसमें रख देंगे फर्स्ट समीकरण। तो ये लिखा है कि समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 2 से 1 का मान रखेंगे उसमें, तो यहाँ पे देखिए mv² है, तो v का मान यहाँ आएगा nh/2πmr और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 E²/r। अब जैसे ही इसको हम लोग स्क्वायर को खोलेंगे अगर, तो देखेंगे कि क्या आया है, mn² h² बचा 2 का स्क्वायर 4 π² m² r²। तो देखिए m से ये स्क्वायर कट गया, है ना। अब क्या हो रहा है कि 4πε0 को इधर गुना कर देंगे क्योंकि इधर डिवाइड में है, और E² इधर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए 4πε0 इधर आके गुना हो गया n² h² में, और E² ऊपर था तो ये नीचे आ गया, बराबर क्या हुआ, और यहां से इस r² को इधर लेकर आ जाएंगे। तो देखिए r² इधर आ गया था, r²/r, ये r पहले ही से इधर था। अभी r से r² कट जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कटा, पाई से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, n² h² ε0 ऊपर में, तो n² h² ε0। नीचे क्या बचा, पाई बचा, m बचा E², तो पाई me² बराबर r। तो यहां से त्रिज्या का मान हमको पता चल गया। क्या पता चला किसी भी में, r बराबर n² h² ε0 बटा पाई me², है ना। और ये बराबर क्या हो गया, kn² के बराबर हो गया। क्यों kn² के बराबर, इसलिए kn² के बराबर हो गया कि n² को छोड़कर h² ε0 पाई me², h² ε0 पाई me² बराबर को हम k मान लिए, तो ये पूरा k हो गया था, k × n² होगा। और ये k का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रम। क्या होता है,
0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देख सकते हैं कि हम लोग पहले से जानते थे, याद करिए बताते थे कि अगर A समानुपाती होता था B के, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो K लगाते थे, गुना करते थे। तो उसी तरह से कांस्टेंट हटा देंगे तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो आप देखिए R बराबर क्या था, KN स्क्वायर था, K को हटा दिया तो समानुपाती का चिन्ह आ गया, तो R समानुपाती N स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि अतः किसी कक्षा की त्रिज्या, कोई भी कक्षा होगी, अगर कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, तो देखिए कक्षा की त्रिज्या किसके है, कक्षा की संख्या है ना, n क्या था यहाँ, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो फिर देखिए आइए थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है इसमें। अब है यहां पे हम लोग क्या जान गए थे कि किसी कक्षा की त्रिज्या कक्षा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात निम्न होगा। क्या होगा, R1, R2, R3। तो पहला कक्षा है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, दूसरा कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तीसरा कक्षा है 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इस तरह से कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात इस तरह से 1:4:9 ऐसे चलेगा। चौथा कक्षा होगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब क्या लिखा है, हाइड्रोजन समान परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या निम्न होगी। अब मान लेते हैं कि कोई परमाणु हाइड्रोजन के जैसा है और उसकी nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। कौन सी कक्षा की, nवीं। तो Rn बराबर KN स्क्वायर बाई Z होगा, जहां Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब उसमें Z नहीं था, उसमें सीधे था R इक्वल टू KN स्क्वायर। आप देख सकते हैं R इक्वल टू N स्क्वायर क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। अगर हम लिख भी देते, यहां देख लीजिए आप ऊपर, R बराबर KN स्क्वायर बटा 1, तो भी कोई मतलब नहीं था, सीधे ये R बराबर क्या होता है, KN स्क्वायर। अब यहां पे परमाणु, अगर हाइड्रोजन के सदृश कोई दूसरा परमाणु होगा जिसका परमाणु संख्या अलग होगा, तो उतना 1 से भाग करने पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उससे भाग करेंगे तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड तो होगा ही, इसीलिए यहाँ पे Z लिख दिया गया है। तो यहाँ लिख भी दिया गया है जहां Z परमाणु क्रमांक है। तो ये आ गया Rn इक्वल टू KN स्क्वायर बाई Z, जो किसी भी हाइड्रोजन के समान परमाणु होगा तो उसके कोई भी अस्थायी कक्षा की त्रिज्या इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।